Hello guys, welcome back to our YouTube channel New Step Classes, a step for better result। गाइस आज हमारा टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो कि हमारे केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है। ये हमारे बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक है, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस में पूछा जाता है। तो चलिए आइए गाइस हम जान लेते हैं कि क्या होता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। तो आइए सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। तो देखिए गाइस, हमारा इंट्रोडक्शन में कह रहे हैं कि इस थ्योरी का प्रतिपादन एच ब्रेदी लिखा है ब्रेथी, एच ब्रेदी तथा आइवेन ब्लैक ने सर्वप्रथम क्रमशः 1929 तथा 1932 में किया था। जो इस थ्योरी को इन्होंने दिया था, किसने दिया था? एच ब्रेदी तथा आइवेन ब्लैक ने इस थ्योरी को दिया था। एच ब्रेदी ने इस थ्योरी को सन 1929 तथा आइवेन ब्लैक ने इसे 1932 में दिया था। आई होप गाइस आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ को। आयनिक क्रिस्टलों के लिए प्रतिपादित किए जाने के कारण इसे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहा गया। किसके कारण इसे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहा गया? क्योंकि ये आयनिक क्रिस्टलों के लिए दिया गया था। ये सिद्धांत किसके लिए दिया गया था? आयनिक क्रिस्टलों के लिए ये सिद्धांत दिया गया था। अब चलिए गाइस, अब हम देखते हैं अपना आज की क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में, अबाउट द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी मुख्य रूप से सेंट्रल मेटल आयन यानी केंद्रीय धातु परमाणु के डी ऑर्बिटल तथा उनके चारों ओर उपस्थित लिगेंड्स के रिलेशन को प्रदर्शित करता है या शो करता है। जो हमारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है वो क्यों दिया गया था, किस लिए दिया गया था, ये हम जान रहे हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, उसका काम क्या है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है वो सेंट्रल मेटल आयन और उसमें चारों ओर उपस्थित प्रेजेंट लिगेंड के रिलेशनशिप को जो दर्शाता है या शो करता है। तो आइए गाइस देखते हैं हम कि ये किस प्रकार से हम इस थ्योरी का प्रतिपादन जो किया था आइवेन ब्लैक और ब्रेदी ने, तो इस थ्योरी के अंतर्गत क्या क्या इन्होंने बातें बताई। गाइस चलिए देखते हैं हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के कुछ और मुख्य पॉइंट। देखिए, मेटल आयन के सभी 5 ऑर्बिटल इक्वल एनर्जी रखते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो मेटल आयन होते हैं उसके सभी ऑर्बिटल हैं, सभी डी ऑर्बिटल, आपको पता होना चाहिए कि डी ऑर्बिटल में पहली बात तो कितने ऑर्बिट्स होते हैं। तो हमारे डी ऑर्बिटल में इक्वल डी 5 ऑर्बिटल होता है। आपने देखा होगा कि आपने जब बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा तो इस टाइप से आपका 1 2 3 4 और 5, जिसमें से आपका पहले क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज आपके फिल होते हैं। तो इन सबकी जो एनर्जी होगी वह सबकी बराबर होगी। आपको ये बात पता होना चाहिए, जब भी आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का समझा सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम अपना अगला पॉइंट। अब हमारा अगला पॉइंट है इसका कि मेटल आयन, आपने समझ लिया होगा कि डी ऑर्बिटल की सभी एनर्जी बराबर होती है। अब चलिए हम अगले पॉइंट को देखते हैं। कह रहे हैं कि जब लिगेंड मेटल आयन के पास पहुंचते हैं तो लिगेंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की ओर ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करते हैं। जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डी ऑर्बिटल में जो प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन, वो अपने ओर से प्रतिकर्षित करते हैं, आकर्षित नहीं करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ये ध्यान रखना, आप यहाँ पे आकर्षित मत लिख देना। ये जब लिगेंड मेटल आयन्स के पास पहुँचते हैं तो लिगेंड के ऊपर जो लोन पेयर उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित कर देते हैं। आइए अब हम देखते हैं आगे कह रहे हैं कि जिससे डी ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाती है। आपको पता है जब वो प्रतिकर्षित कर देगा इलेक्ट्रॉन को डी ऑर्बिटल में उपस्थित, तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। जब ये एनर्जी इंक्रीज हो जाती है तो इक्वल एनर्जी वाले डी ऑर्बिटल, जो बराबर एनर्जी वाले डी ऑर्बिटल रह जाते हैं, वो भिन्न एनर्जी वाले डी ऑर्बिटल के ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं। जो बराबर एनर्जी वाले डी ऑर्बिटल रह गए हैं वो किसके ऑर्बिटल में बढ़ जाते हैं? विभाजित हो जाते हैं। वो डी ऑर्बिटल के ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं। आइए गाइस देखते हैं अब अगला क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का स्प्लिटिंग या क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन।
क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन को समझने से पहले हम इसे चित्र के माध्यम से भी जान लेते हैं। आइए देखते हैं इस चित्र में क्या क्या बना रखा है। तो गाइस, जो आपका बीच में ये बना होता है इसे CMI कहते हैं, CMI भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? सेंट्रल मेटल आयन। ये आप गाइस ध्यान रखना, इसे क्या कहा जा सकता है? इसे सेंट्रल मेटल आयन भी कहा जाता है। और इसके चारों ओर जो उसे घेरे रहते हैं उन्हें हम लीगेंड कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें लीगेंड कहते हैं। जो टोटल मिला के हमारे 4 या 8 या 6 भी हो सकते हैं। ये अलग अलग टाइप के होते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में आपको ऑक्टाहेड्रल और आपका 6 कॉम्प्लेक्स वाला भी पढ़ाया जाएगा, जो कि मैं अगली वीडियो में बनाऊंगा। गाइस, तो हम जान लेते हैं कि जो इसके लीगेंड होते हैं उनके ऊपर हमेशा माइनस का साइन बनाते हैं, और जो सेंट्रल आयन होता है उसके ऊपर हम हमेशा प्लस का चार्ज रहता है। तो गाइस, अब देख लेते हैं हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, ये क्या होता है। तो आइए गाइस देखते हैं। कह रहे हैं कि मेटल आयन में यानी सेंट्रल मेटल आयन में 5 इक्वल एनर्जी वाले डी ऑर्बिटल के निकट लीगेंड के पहुंचने से विभिन्न एनर्जी वाले डी ऑर्बिटल के समूह में विभाजन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहलाता है। अब आप समझ नहीं पाए होंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि जब आपका 5 डी ऑर्बिटल बने होते हैं, ये आपके डी ऑर्बिटल बन गया, ये क्या है? डी ऑर्बिटल, ये आपका डी ऑर्बिटल बन गया है। कि जब इस डी ऑर्बिटल के निकट लीगेंड को पहुंचने से विभिन्न एनर्जी वाले ऑर्बिटल, जब इस लीगेंड को इस डी ऑर्बिटल के पास पहुंचने से जो अलग अलग एनर्जी वाले ऑर्बिटल होते हैं वो जब इसे रोकते हैं तो इसका क्या विभाजन हो जाता है? क्या हो जाता है इसका? ये डिवाइड हो जाता है। ये डिवाइड हो जाता है EG में और T2G में, जो 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। एक में अधिक ऊर्जा होती है और एक में ऊर्जा कम होती है। तो आइए गाइस देख लेते हैं कि कैसा आगे क्या कहना चाह रहा है। इस चित्र के माध्यम से इसे हम समझते हैं। तो देखिए गाइस, ये हमारा है ये हमारा एनर्जी लेवल को प्रदर्शित करता है। ये हमारे डी ऑर्बिटल में आपको मैं बता चुका हूँ कि डी ऑर्बिटल हमेशा 5 ऑर्बिटल होते हैं। डी ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, जिसमें पहले क्लॉकवाइज, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन का फिल होता है। तो जब इन डी ऑर्बिटल की थोड़ी सी एनर्जी अप करा तो इसमें कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन जब इस एनर्जी में जब ये डिवाइड हुआ, ये एनर्जी अलग अलग भागों में बटी, तो आपकी एक T2G ऑर्बिटल बना और एक आपका EG ऑर्बिटल बना। तो जो आपका EG ऑर्बिटल था उसमें आपके 2 डी ऑर्बिटल पहुंच गए। तो 2 डी ऑर्बिटल पहुंचे, तो इस 2 डी ऑर्बिटल में से एक पहले वाले को हमने dx2y2 माना और सेकंड वाले को dz2 माना। अब जो नीचे हमारे जो T2G में ऑर्बिटल में जो प्रेजेंट हैं उनमें हमने पहला dxy माना और सेकंड dyz और थर्ड dxz माना। आपको ये ध्यान रखना है कि इसे इसी क्रम में मानना है, इसे आगे पीछे नहीं किया जा सकता है। तो आइए चाहिए गाइस, अब हम आगे देखते हैं कि देखिए आप सबसे पहले ये आपका पूरे 5 डी ऑर्बिटल थी, 5 के 5 डी ऑर्बिटल हैं। फिर ये हमने थोड़ी सी एनर्जी को अप करा, एनर्जी जब बढ़ाई गई तो भी ये 5 के 5 रहे। लेकिन जब ये एनर्जी और थोड़ा सा बढ़ी तब ये अपने अपने अलग अलग ऑर्बिटल्स में बढ़ गए। एक T2G ऑर्बिटल्स में आपका बढ़ गया और एक आपका EG ऑर्बिटल में बढ़ गए। T2G ऑर्बिटल की जो हमारी वो होती है वो लो होती है एनर्जी, और EG ऑर्बिटल की हमारी एनर्जी हाई रहती है। ये मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की मुख्य परिकल्पनाएं जो पोस्टुलेट्स होती हैं वो निम्न हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो दी थी ब्रेथी ने और ब्लैक ने, वो उसकी जो पोस्टुलेट हैं, परिकल्पनाएं हैं, वो कुछ और हैं। देखते हैं कि क्या है। चलिए गाइस, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन या संकुल निर्माण में प्रयुक्त लिगेंड ऋणायन यानी नेगेटिव चार्ज वाले, जैसे फ्लोरीन, आपको पता होगा क्लोरीन, ब्रोमीन, या हेलोजन ग्रुप आप इन्हें कह सकते हैं, आदि हो सकते हैं। हेलोजन ग्रुप हो सकते हैं, या फिर उदासीन हो सकते हैं। उदासीन आप पता है, उदासीन हो सकते हैं, जैसे NH3 अमोनिया या H2O जल भी हो सकता है। आपको पता होना चाहिए कि लिगेंड में जो आपका नेगेटिव आयन भी हो सकते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और या उदासीन आयन भी हो सकते हैं, जो कि हमारे यहाँ अमोनिया और जल भी हो सकते हैं। अब चलिए आइए आगे हम देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या कह रहे हैं। सेकंड पॉइंट आपका कह रहा है कि एक कॉम्प्लेक्स
सेंट्रल मेटल आयन तथा इससे घेरे हुए लिगेंड का ग्रुप होता है। एक जो कॉम्प्लेक्स बना होता है आपका, जो कॉम्प्लेक्स बनता है, जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है? एक कॉम्प्लेक्स जब भी फॉर्मेट करता है जब आपका सेंट्रल मेटल आयन तथा इससे घेरे हुए लिगेंड होते हैं। जैसे आपको पता होगा कि Cl6 CCl6 ऐसे करके और इसका आयन में 2 होता है। तो जब ये कॉम्प्लेक्स जब फॉर्मेट करता है, जब ये कॉम्प्लेक्स बनता है, तो इस कॉम्प्लेक्स बनने के लिए आपको सेंट्रल मेटल आयन की आवश्यकता होती है और साथ ही साथ आपको लिगेंड की आवश्यकता भी पड़ती है, जो कि आप जानते होंगे, जो आपने BSc फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा। आइए हम अपने पॉइंट नंबर 3 की ओर देख लेते हैं कि पॉइंट नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है। पॉइंट नंबर 3 आपसे कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स निर्माण के समय लिगेंड अपने ऋणायन सिरे की ओर से मेटल आयन की ओर अग्रसर हो जाता है। जब आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है तो जो लिगेंड्स होते हैं वो अपने निगेटिव पार्ट से हट जाते हैं, निगेटिव पार्ट के सिरे की ओर से चले जाते हैं और मेटल आयन की ओर किसकी तरफ चले जाते हैं? मेटल आयन की तरफ चले जाते हैं, अपने किसके ऋणायन से चले जाते हैं मेटल आयन की ओर, सेंट्रल मेटल आयन की ओर चले जाते हैं। जो लिगेंड्स होते हैं अपने उन्होंने जगह को छोड़ देते हैं तथा अपने सेंट्रल मेटल आयन की ओर चले जाते हैं। अब आपका फोर्थ पॉइंट आपसे कह रहा है कि लिगेंड्स के सेंट्रल मेटल आयन की अग्रसर होने पर मेटल आयन के डी ऑर्बिटल की एनर्जी में वृद्धि हो जाती है। जब आपको पता है जब लिगेंड्स के सेंट्रल मेटल आयन, जब आपके लिगेंड्स के सेंट्रल मेटल आयन होता है जो मध्य में होता है, तो जब वो अपनी जगह छोड़ेंगे, जब लिगेंड्स अपनी जगह छोड़ेंगे, सेंट्रल मेटल आयन की ओर जाएंगे तो डी ऑर्बिटल में प्रवेश करेंगे। जब डी ऑर्बिटल में जाएंगे तो डी ऑर्बिटल की एनर्जी में और इंक्रीज़ हो जाएगी, डी ऑर्बिटल की एनर्जी और में वृद्धि हो जाएगी या इंक्रीज़ कर जाएगी। अब आइए गाइस हम अपना आखिरी और लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, जो कि हमारा ये है कि डी ऑर्बिटल की एनर्जी में वृद्धि होने के कारण डी ऑर्बिटल भिन्न भिन्न ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब डी ऑर्बिटल में वृद्धि हो जाएगी, अब मैं आपको फिर से एक बार डायग्राम के द्वारा समझा देता हूँ कि मैंने ऐसे आपको बताया था कि सबसे पहले ये आपका एनर्जी का साइन होता है। आप कलर दूसरा कर लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। तो ये आपका क्या है? ये आपकी एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी का साइन है और ये आपका डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। डी ऑर्बिटल की प्रेजेंट, जब हमने डी ऑर्बिटल में थोड़ी सी अपनी एनर्जी को बढ़ाया तो डी ऑर्बिटल में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जब हमने एनर्जी को थोड़ा सा और बढ़ाया, यहाँ तक एनर्जी बढ़ाई, थोड़ा सा एनर्जी और बढ़ाई, तो ये फिर हमने एनर्जी को बढ़ाया तो फिर ये स्प्लिटिंग कर गए। ये अपने लिगेंड्स हैं वो कहाँ छोड़ गए? लिगेंड्स किसकी ओर चले गए? लिगेंड्स चले गए आपकी सेंट्रल मेटल आयन की तरफ या CMI की तरफ चले गए। तो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।